मानव भारती स्कूल के विद्यार्थियों की अगली समस्या थी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। हम सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इस YouTube चैनल पर केवल मानव भारती स्कूल के छात्रों द्वारा पूछी गई समस्याओं का हल समझाया जाता है। अन्य स्कूल के विद्यार्थी इन समस्याओं के हल को उतने अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, केवल मानव भारती स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पूछी गई समस्याओं का हल समझाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र जो एक समान है, मतलब समविद्युत क्षेत्र। समविद्युत क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा एक समान होती है, उसे समविद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समविद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। एक समविद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए आपको समांतर रेखाएं खींचनी पड़ती है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर रेखाएं खींचनी पड़ती है। उन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। यह है आपका समविद्युत क्षेत्र। समविद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB लेंगे जिसकी ध्रुवों के बीच की लंबाई 2a है और ध्रुवों पर आवेश प्लस माइनस q है। वह विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। विद्युत क्षेत्र के साथ इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। यहां पर प्लस q आवेश, यहां पर प्लस q आवेश ले लेते हैं और बिंदु B पर माइनस q आवेश ले लेते हैं। माइनस q आवेश। इसके बाद बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 2a है जो अति अल्प होती है। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 2a है जो अति अल्प होती है। इस विद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश प्लस q और माइनस q है। इस प्लस q पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में आरोपित होता है। उस बल की दिशा ये रहे। इसको मैं लिख सकता हूं F1। इस माइनस q आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। उसे मैं लिख देता हूं F2। दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। प्लस q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगेगा और माइनस q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगेगा। F1 बराबर, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर F अपॉन Q। रखा गया आवेश Q है, लगने वाला विद्युत बल F है, तो E बराबर F अपॉन Q। F इक्वल टू Q इंटू E। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q इंटू E होगा।
यहां पर भी F1 बराबर Q इंटू ई, यहां प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि हम सदिश रूप के बजाय केवल बल का परिमाण दर्शा रहे हैं। माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, यहां पर भी हम Q इंटू ई लेंगे, यहां पर भी माइनस चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि हम केवल बल का परिमाण दर्शा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो F1 बराबर QE, F2 बराबर QE, तो दोनों बलों का संकेत कैपिटल F मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बलों को जोड़ना पड़ेगा। तो समेशन F बराबर F1, दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है तो हम कह सकते हैं F1 माइनस F2। F1 का मान QE है माइनस F2 का मान भी QE है, तो आपके पास 0, तो लगने वाला कुल बल आपके पास हो जाता है, कुल बल आपके पास आ जाता है 0। तो किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में या सम विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल सदैव 0 होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर दोनों बल का परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है और कार्यकारी रेखा भी अलग अलग है। इस बल की कार्यकारी रेखा F2 की कार्यकारी रेखा ये रही और F1 की कार्यकारी रेखा ये रही। तो कार्यकारी रेखा भिन्न होने के कारण, परिमाण समान होने के कारण और दिशा विपरीत होने के कारण इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण निर्मित होगा या बल आघूर्ण आरोपित होगा। उस बल आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बल आघूर्ण की परिभाषा या उसका सूत्र अगर आपको याद हो तो बल आघूर्ण कक्षा 11 में आपने बल आघूर्ण का एक सूत्र पढ़ा था। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। बल मतलब एक ध्रुव पर या एक पोल पर लगने वाला बल इंटू लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। अब आप ये समझो कि लंबवत दूरी क्या होगी। लंबवत दूरी होगी दोनों बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो मैं यहां से लंबवत खींचता हूं, बिंदु A से यहां पर लंब खींचता हूं जिसको बिंदु C दे देता हूं। तो मेरे पास लंबवत दूरी हो जाएगी AC। मेरे पास लंबवत दूरी बराबर AC। अब आप बल आघूर्ण का संकेत टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर एक ध्रुव पर लगने वाला बल इंटू लंबवत दूरी का मतलब AC, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो, चूंकि यहां पर F इक्वल टू है Q इंटू E और AC के लिए आप त्रिभुज BCA, ये समकोण त्रिभुज है, BCA में देखो ध्यान से, ये थीटा है इसलिए संगत कोण ये भी थीटा होगा। सामने वाला लंब हो गया आपके पास, समझ गया आप, सामने वाला लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण, लंब ज्ञात करना है, कर्ण आपको दिया हुआ है तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर AC बटा AB। AC का मान कितना है आपके पास ज्ञात करना है, AB का मान कितना है 2A। तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर AC बटा 2A।
साइन थीटा बराबर AC बटा 2A और AC बराबर 2A, AC बराबर 2A साइन थीटा, AC बराबर 2A साइन थीटा। ये हो गया AC का मान। अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास बल का मान F बराबर QE और AC बराबर 2A साइन थीटा। तो आपके पास बचता है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में F व AC का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में टॉर्क बराबर F का मान रखेंगे QE, तो ये हो गया Q इंटू E, और AC का मान रखेंगे 2A साइन थीटा, ये हो गया 2A साइन थीटा। टॉर्क बराबर 2AQ E साइन थीटा। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2AQ बराबर क्या होता है? 2AQ बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो मेरे पास 2AQ बराबर P, अगर मैं लिखता हूं तो PE साइन थीटा, ये होता है विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल आघूर्ण, जिसकी वजह से वो घूमने लगता है। अब आपके पास बचता है वेक्टर, क्योंकि बल आघूर्ण सदिश राशि है, तो सदिश रूप टॉर्क वेक्टर बराबर PE साइन थीटा एन के। अगर आपको याद हो तो आपके पास A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का एक सूत्र है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर A B साइन थीटा एन कैप। तो देखो PE साइन थीटा एन कैप को मैं लिख सकता हूं टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश गुणनफल है। अगर आप P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के बजाय E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिखोगे तो आपका विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण विपरीत दिशा में हो जाएगा। देखो यहां पर P की दिशा -Q से +Q की ओर है, E की दिशा इस तरफ है, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जब ये यूं घूमेगा तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अंदर की तरफ बल आघूर्ण आरोपित होगा। और अगर आप उल्टा घुमाते हो E क्रॉस P वेक्टर ऐसे, तो फिर ये बाहर की तरफ क्या होगा? बल आघूर्ण आरोपित होगा, जबकि ढक्कन को ऐसे घुमाने पर अंदर जाता है। समझ गए आप? इस वजह से यहां पर बल आघूर्ण को P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखेंगे, न कि E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। बल आघूर्ण का मात्रक आप जानते हो न्यूटन मीटर होता है, और विमा आप जानते ही हो। अब दो चीजें और हो जाती है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, दोनों परिस्थितियों में बल आघूर्ण क्या होगा? तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि दोनों परिस्थितियों में बल आघूर्ण अलग अलग होंगे। जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, पहली स्थिति थीटा बराबर जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा और
थीटा बराबर 0 डिग्री होने की वजह से साइन थीटा का मान 0 हो जाता है। तो टॉर्क बराबर पीई इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब टॉर्क बराबर टॉर्क मिनिमम, न्यूनतम, टॉर्क बराबर न्यूनतम। इसके बाद अगर दूसरी स्थिति की बात करें, टॉर्क बराबर जब थीटा बराबर 90 डिग्री या 270 डिग्री हो तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। और आप जानते हो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर, बोलो 1। तो टॉर्क बराबर पीई इंटू 1, मतलब पीई, या यूं कह सकते हो टॉर्क मैक्सिमम। अगर थीटा बराबर 270 डिग्री हो तो साइन 270 डिग्री बराबर -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -p, विपरीत दिशा में लगेगा, बल आघूर्ण विपरीत दिशा में लगेगा 90 और 270 डिग्री की स्थिति में। तो इस प्रकार से हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला कुल बल और उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको दूसरी समस्या बताएंगे या दूसरी समस्या का हल बताएंगे। आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 समस्या और बची है और आप लोगों का इस पाठ का लगभग सभी समस्या हल हो जाती है। धन्यवाद।